हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ध्वनि को देखेंगे। ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम ध्वनि है। ध्वनि को जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला, ध्वनि क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने सुना, तो ये क्या हुआ, मैं ध्वनि निकाल रहा हूं। बेल बजी, आपने जाके दरवाजा खोला, तो ये क्या हुआ, ये ध्वनि है। ध्वनि के कारण आपने जाके दरवाजा खोला। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, आप ये कैसेट देख रहे हैं, इसमें ये मैग्नेटिक टेप है, इसको बाहर निकालिए, यानी ये जो रील है थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए और इसको बाहर निकालने के बाद आप बांध दीजिए। बांधने के बाद जब हवा चलती है तो हम देखते हैं उसमें से ध्वनि निकलती है, यानी कोई आवाज निकलती है। तो पास में जाके देखेंगे तो वो कंपन के कारण आवाज निकलती है। यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन के द्वारा होता है। तो ये हमें मालूम चल गया कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम कैसे बोल पाते हैं, वाक् तंतुओं के कंपन के द्वारा हम ध्वनि निकालते हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है, किसी की ध्वनि मधुर होती है तो किसी की तीखी होती है, ये कैसे होता है। और बुक में ये टर्म जो दिए गए हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, तारत्व, ये सब क्या होता है। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति को समझने के लिए हमें दोलन को समझना होगा। आपने झूला देखा है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको हम लोग धक्का देते हैं, वो जाता है, फिर आता है, फिर धक्का देते हैं, फिर आता है। तो ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो दोलन कंसेप्ट क्लियर हो गया, गया फिर आया। अब यहाँ एक और शब्द इस्तेमाल होता है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या हो गया, अब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, यानी गया फिर आया, एक दोलन हुआ, अब इसको पूरा करने में जितना समय लगा वो आवर्तकाल हो गया। अब यहां बात आती है आवृत्ति की। आवृत्ति प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलने की आवृत्ति करते हैं। अगर इसे निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो दोलनों की संख्या बटे समय। तो यहां आवृत्ति और आवर्तकाल में जरूर अंतर देखिएगा। यहाँ दोलनों की संख्या बटे समय है, लेकिन आवर्तकाल निकालेंगे तो किसी एक दोलन की निकालेंगे तो समय बटे दोलनों की संख्या हो जाता है। तो ये अंतर हमेशा ध्यान में रखेंगे। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसे संकेत में लिखा जाता है HZ। आवर्तकाल को सेकंड में मापा जाता है। अब यहाँ बात आती है आयाम और तारत्व की। सबसे पहले बात करते हैं आयाम की। तो ये जो ढोल देख रहे हैं, ढोल पे अगर धीरे से चोट करे तो हमें ध्वनि धीमा मिलेगी, वही जोर से चोट करे तो ध्वनि हमें बहुत तेज मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आयाम पे। यानी जितनी तेजी से उसे चोट करेंगे उतना ही ध्वनि हमें तेज मिलेगी। यानी जितना आयाम ज्यादा होगा उतना ध्वनि हमें तेज मिलेगी। यानी ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, तो ये आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम ज्यादा होता है तो उसके द्वारा ध्वनि प्रबल होती है। अब बात करते हैं तारत्व की। तो तारत्व क्या होता है, तो आप ये तरंग देख रहे हैं दो तरह की। चलिए तरंग की बात आ गई तो मैं यहाँ ये भी बता दूं, जो आगे की क्लास में आपको पढ़ना है। ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनु मीन्स क्या होता है, जनरल भाषा में देखा, अनु मीन्स पीछे चलने वाला। यानी जब ध्वनि किसी माध्यम से होके जाती है, कौन कौन सी माध्यम हो सकते हैं यहाँ, तो वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो सबसे तेज ध्वनि किसमें चलेगी, तो सबसे तेज आपका ध्वनि ठोस में चलेगी। क्यों चलेगी, ये भी प्रश्न उठता है, क्यों चलेगी, क्योंकि उसके कण जो होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है। उसके बाद आती है आपकी सेकंड यानी द्रव में, उसके बाद आपका गैस में, क्योंकि द्रव के कण थोड़े दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। फिर सबसे दूर किसके होते हैं कण, तो वो होते हैं आपके गैस के। तो हम लोग तरंग की बातें कर रहे थे। तो दो तरह के डायग्राम यहाँ बने हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये इस तरह के डायग्राम बने हुए हैं, क्यों, ये कंपन है। जो हम लोग टेप को देख रहे थे कि अप डाउन कर रहा था, ठीक वैसे ही ये आया फिर ऊपर गया, फिर आया फिर ऊपर गया, ये अप डाउन कर रहा है। इसी तरह ये, लेकिन ये तेजी से कर रहा है। तो ये तारत्व है, यानी जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारत्व ज्यादा होता है, जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व कम होता है। अब यहाँ संबंध देख लेते हैं आयाम और तारत्व की। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं शेर की, दहाड़ की और चिड़िया की। कुछ शेर का दहाड़ जो होगा
उसका तारत्व कम होगा लेकिन आयाम ज्यादा होगा। और चिड़िया की बात किया जाए तो उसका तारत्व जो होगा वो ज्यादा होगा लेकिन आयाम क्या होगा, कम होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ दो तरह के प्रश्न उठते हैं। पहला कि जो आवृत्ति होती है तो किस स्तर की आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, और किस आयाम तक हम लोग सुन सकते हैं और उसको किस में मापा जाता है। तो सबसे पहले हम आवृत्ति को देखते हैं। तो आवृत्ति की बात की जाए तो हम लोग श्रव्य ध्वनियां जो होती हैं उसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, इसीलिए हम इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और श्रव्य ध्वनि क्या हो जाएगी, 20 से कम यानी 20 हर्ट्ज से कम होगी, यानी 0 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में रहेगी तो उसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब पराश्रव्य ध्वनि, तो जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा आवृत्ति, उसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब यहां बात आती है प्रबलता के बारे में। कुछ ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, को डेसिबल में मापी जाती है। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो सामान्य श्वास होती है 10 dB होता है, मंद फुसफुसाहट होती है 30 dB होता है, सामान्य बातचीत वार्तालाप होता है 60 dB होता है, व्यस्त यातायात होता है 70 dB होता है, औसत फैक्ट्री 80 dB तक होता है। 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, तो इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 dB होता है और इसको मापते किसमें है, dB यानी डेसिबल में। सिंबल भी आप लोग देख सकते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपने आज क्या सीखा उसके बारे में। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्ण पटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतना ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण मनुष्यों यानी मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से शोर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, ख है केवल ठोसों में, ग है केवल द्रवों में, या घ है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो इसमें क्या होगा आंसर? पुरुष की। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी तथा गलत के सामने एफ का निशान लगाएं। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं? नहीं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आयाम ज्यादा होगा यानी तेजी से चोट करेंगे तो ध्वनि तेज होगी ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मानव कानों के लिए
श्रोता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इतना ही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व तो उतना ही अधिक होगा, क्योंकि आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व तो भी उतना अधिक होगा। आवृत्ति अगर कम होती है तो तारत्व तो भी क्या होगा, कम होगा। अगला है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो इसे संगीत नहीं कहते हैं, इसे शोर कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फल्स हो जाएगा। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यानी ट्रू हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं हम लोग। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ एक दोलन की बात की जा रही है, इसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के लिए क्या भरेंगे, यहाँ आयाम से निर्धारित की जाती है। प्रबलता की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है चोट की बात हो रही है, यानी आयाम की बात हो रही है। अब अगला है आवृत्ति का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है अवांछित ध्वनि को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो शोर के नाम से जानते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए एक दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला क्वेश्चन है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये मैंने अच्छे तरीके से बताया भी है, सूत्र भी मैंने लिख दिया, तो उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन है एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना है। इन दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, ताकि हमें भी लगे कि आपको समझ में आया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो इसमें क्या क्या है, ढोलक को, ढोलक का क्या होता है, झिल्ली होता है। दूसरा है सितार, सितार में क्या होता है, तार होता है। तीसरा है आपका बांसुरी, तो बांसुरी के बीच का वायु स्तंभ होता है। तो ये हो गए क्वेश्चन के आंसर आपके। अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे में शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, तो इसे आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।